अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यह मैंने लिखा भी है कि हमारे इस चैनल पे हम हम क्लास 10th और क्लास 9th के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा ताकि हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बहुत आसान तरीके से सीखेंगे और मैं आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री कोशिश करूंगा कि आप सबको एक ऐसे तरीके से सिखाऊं कि आपको लेक्चर देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक क्या है। और लेक्चर देखने के बाद जब भी आप लोग लेक्चर को ख़त्म करेंगे तो जो भी टॉपिक होगा मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो टॉपिक आप सबके जहन में बैठ जाएगा। अब आसान तरीके से बायोलॉजी को, आसान तरीके से केमिस्ट्री को सीखने के लिए हमारे इस चैनल पे दोस्तों को बुलाए और आप सब भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है यूपी टीचिंग एकेडमी, जिसमें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्लास 9th और क्लास 10th के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है टॉप लेसन फॉर यू। इसमें मैं एनाटॉमी के लेक्चर्स मेडिकल और पैरामेडिक स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। और ये इसमें हमने तकरीबन 80-90 तक वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिन्हें मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आपसे आपके कोई भी मेडिकल या पैरामेडिक स्टूडेंट्स दोस्त हो तो आप सबको उन्हें ये इत्तला देनी चाहिए कि टॉप लेसन फॉर यू पे हम एनाटॉमी के लेक्चर्स बहुत आसान तरीके से रिकॉर्ड करते हैं इंग्लिश ज़ुबान में। और यहाँ यूपी टीचिंग एकेडमी में क्लास 9th और क्लास 10th के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लेक्चर्स उर्दू ज़ुबान में रिकॉर्ड करूँगा आप सबके लिए, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त थे जिनकी ये फरमाइश थी कि सर आप प्लीज़ बायोलॉजी और केमिस्ट्री को उर्दू में रिकॉर्ड करें। इसके अलावा मैंने बायोलॉजी को तकरीबन 3-4 चैप्टर तो थे वो मैंने पश्तो ज़ुबान में रिकॉर्ड किए थे, लेकिन कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि सर आप प्लीज़ पश्तो से अगर उर्दू में ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करें तो हमें भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, यूपी टीचिंग एकेडमी में मैं क्लास 9th और क्लास 10th के लेक्चर्स जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे वो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। और यहाँ टॉप लेसन फॉर यू जो मेरा चैनल है उसमें मैं एनाटॉमी के लेक्चर्स यानी मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर्स जो कि एनाटॉमी सब्जेक्ट है मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ज़ुबान में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपने क्लास का आगाज़ करते हैं जो कि आज रिलेटेड है बायोलॉजी से। और बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है जमात दहम का यानी क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है उसका नाम है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। चलिए दोस्तों, हम इस बात को समझते हैं कि गैसियस एक्सचेंज क्या है। मैंने आप सबको पहले भी बताया कि जब भी मैं लेक्चर दूंगा और आप उस लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको उस टॉपिक की बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि कौन सा टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं दोस्तों? यह मैं आपको लिखूंगा कि गैसियस एक्सचेंज का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एनवायरमेंट। अब गौर से सुने इस बात का मतलब क्या है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एनवायरमेंट। आपने सबसे पहले एक्सचेंज का मतलब समझना है कि एक्सचेंज किसे कहते हैं। दोस्तों, एक्सचेंज का मतलब है जगह बदलना।
एक्सचेंज का मतलब है जगह बदलना। अब यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बंदा है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा बंदा खड़ा है बी, राइट। अब अगर ये दोनों, ये बंदा जिस जगह पर खड़ा है उस जगह का नाम है 1, और ये बंदा, ये बी वाला बंदा जिस जगह पे खड़ा है उस जगह का नाम है 2। सो हम देख रहे हैं कि ए वाला जो पर्सन है वो कहाँ पे खड़ा है, पोजीशन नंबर 1 पे, और बी वाला जो पर्सन है वो कहाँ पे खड़ा है, पोजीशन नंबर 2 पे। अब अगर ये दोनों ऐसे करें कि ये जो पोजीशन नंबर 1 है इस पे बंदा जो बी था वो आ जाए, और पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा ए खड़ा था वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो क्या किया इन दोनों ने अपने जगह को बदल दिया, अपने जगह को एक्सचेंज किया। सो दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज, इसे हम एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज कैसे कहते हैं, जब दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें जगह बदल दे, एक दूसरे के लिए जगह बदल दे, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सचेंज। आपने गौर किया यहाँ कि जो पर्सन ए था वो पोजीशन 1 पे था और पर्सन बी था वो पोजीशन 2 पे था। तो यहाँ नीचे तस्वीर में देखें, जो पर्सन बी था, अब इस तरह किया इन्होंने, जो पर्सन बी था वो पोजीशन 2 से पोजीशन 1 पे आ गया, और जो पर्सन ए था वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे चला गया। तो इन्होंने अपने जगह को एक्सचेंज किया। मैं यहाँ लिखूंगा एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब समझ में आया होगा। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला, ठीक है, गैसों का तबादला। सो हम एक दूसरा पिक्चर भी बनाते हैं। अब गौर से देखें, होता ऐसे है कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस दुनिया में दो किस्म के मैटर है, एक लिविंग मैटर और एक नॉन लिविंग मैटर है, ठीक है दोस्त। ओके, लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर। सो ये जो है ये एक लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर, ठीक है दोस्तों। हम एक्सचेंज को, गैसियस एक्सचेंज को समझने की कोशिश करते हैं, और इस लिविंग मैटर के इर्द गिर्द जो भी है, यानी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मेरे इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं, ये है मेरा एनवायरनमेंट, ठीक है दोस्तों, ये है मेरा एनवायरनमेंट। सो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एनवायरनमेंट में खड़ा हूँ। इस एनवायरनमेंट में ज़मीन भी है, हवा भी है, रोशनी भी है, तारीकी भी है, आग भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, जो भी है मेरे इर्द गिर्द, पानी भी है। सो जो भी है मेरे इर्द गिर्द, इन सब को मैं एनवायरनमेंट कहूँगा। सो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसी पिक्चर से यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है पोजीशन ए, फॉर एग्जांपल ये है ए, और ये जो एनवायरनमेंट है ये है पोजीशन बी, ठीक है दोस्तों। अब गौर से देखिए कि एनवायरनमेंट में गैसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से गैसेस है, लेकिन यहाँ मैं दो गैसेस लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ये दोनों गैसेस, मैंने कहा कि बहुत से गैसेस होते हैं, लेकिन हम इन्हीं दो गैसेस के बारे में बात करेंगे अभी। देखिए गौर से, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। सो आप गौर से देखिए कि जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ज्यादातर, गौर से देखिए, ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चले मैं यहाँ पे एक बात को क्लियर करूं, ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2, वो ज्यादातर एनवायरनमेंट में नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज में इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है। तो चलो मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को मेंशन करता हूँ ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। यहाँ पे इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या है भाई, CO2, और यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या है जनाब, O2 यानी ऑक्सीजन। अब आप गौर से देखिए क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ये पोजीशन बी पे मौजूद है, ये ऑक्सीजन आ जाएगा इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड, ठीक है।
अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेगा, इसके बॉडी के अंदर एक दूसरा गैस है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि पोजीशन ए पे मौजूद है, यहां से पोजीशन ए से होके कहाँ जाएगा, पोजीशन बी पे। तो अब देखें कि पोजीशन बी से ऑक्सीजन आया इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और पोजीशन ए से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया पोजीशन बी पे। तो चलो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ मेंशन करूंगा। अब जो कि ऑक्सीजन यहाँ से चला गया इनसाइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव करके ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करते हैं। पिछले पिक्चर में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद था जो कि पोजीशन बी पे था। पोजीशन बी से ऑक्सीजन होके कहाँ गया, पोजीशन ए पे। यहाँ पोजीशन ए पे क्या मौजूद था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पोजीशन बी से होके, पोजीशन ए से होके कहाँ चला गया, पोजीशन बी पे चला गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गई किन चीजों की, गैसेस की एक्सचेंज हो गई। तो जब गैसेस की एक्सचेंज होती है इसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब एक बात और गौर से देखिए, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसकी इनसाइड बॉडी है और इसके बाहर जितने भी चीजें हैं वो है इसके एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं कि एक्सचेंज किन चीजों के दरमियान होता है, एक्सचेंज हुआ एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जब गैसेस का तबादला होता है तो इसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत से किस्में हैं, हम बात करेंगे इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ। तो हम डिफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एनवायरनमेंट लिखा है। अब मैं कंप्लीट डिफिनेशन, इस बात का कंप्लीट डिफिनेशन लिखूंगा कि व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं, आपने बहुत आसानी से समझना है दोस्तों। लेट्स राइट द डिफिनेशन ऑफ दिस गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। सो मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है, एक्सचेंज हो गया। अब द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ, अब एक बात यहाँ पे बहुत अहम है जो कि मैं मेंशन करूंगा, बहुत अहम है दोस्तों। दो गैसेस बहुत मशहूर है, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों गैसेस को हम रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। कौन से गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। क्यों दोस्तों, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इंतहाई ज़रूरी है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेते हैं, ठीक है। सो गौर से देखें, ऑक्सीजन इस रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होता है और इस रिस्पायरेशन के दौरान एक वेस्ट गैस तैयार होता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों गैसेस हैं, इन दोनों गैसों का जो रिश्ता है वो है रिस्पायरेशन से, वो है रिस्पायरेशन से, ठीक है। तो आप देखिए, ऑक्सीजन अगर ना हो तो रिस्पायरेशन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तो रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेशन अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर बनेगा, ठीक है। तो मैंने इन दो गैसेस को एक नाम दिया है जिसे हम रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैस। सो द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस किसके दरमियान, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट, राइट, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स and environment, their environment is called gaseous exchange। इसे हम gaseous exchange कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि जब जानदार और उसके माहौल के दरमियान गैसेस का तबादला होता है, खासकर कौन से गैसेस का, रेस्पिरेटरी गैसेस का, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, ठीक है दोस्तों। अच्छा,
अब आगे चलते हैं और एक क्यों ये जो रिस्पायरेशन ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये क्यों होता है बॉडी के अंदर, ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये क्यों होता है, वाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स। एक ऐसा क्वेश्चन है, वाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, गैसों का तबादला क्यों होता है। अब इस बात को समझते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज है ये क्यों होता है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, गौर से देखिए कि हमारे यहाँ तमाम लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं, सेल से। अब ऐसे भी जानदार है जो कि उनके सारा जिस्म एक सेल से बना होता है जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है। अब और ऐसे भी जानदार है जिनके बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब इन मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि है लिविंग, जिन्हें हम लिविंग कहते हैं। अब लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, लिविंग थिंग किस चीज को कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिविंग थिंग्स। व्हाट आर लिविंग थिंग्स, जानदार चीजें कौन क्या है। जानदार वो है दोस्तों जो बढ़ते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है दोस्तों। जानदार वो चीजें होते हैं जो ग्रोथ करते हैं। अब अगर एक चीज मर गया, मुर्दा हो गया तो ग्रोथ नहीं करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा सा बच्चा मर गया और उसे 3 साल के बाद अगर आपने देखिए तो इतना बढ़ गया होगा। तो मरने के बाद ग्रोथ नहीं होती। जो जिंदा होते हैं, और एक दूसरा बच्चा है जो कि आज पैदा हुआ और उसको 3 साल बाद अगर जिंदा हुआ और अगर हम देखें तो इसकी कद इतनी बढ़ गई होगी, ठीक है। तो ग्रोथ करते हैं, जानदार ग्रोथ करते हैं। जानदार जो है वो रिस्पायरेशन करते हैं। अगर हम किसी चीज को जानदार कहते हैं तो उसके बॉडी में रिस्पायरेशन जरूर होगी। अगर हम किसी चीज को जानदार कहते हैं तो वो मूवमेंट जरूर करेगी। जानदार वो चीजें हैं जो मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है दोस्तों। जानदार वो चीजें हैं जिनके बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होती है। एक्सक्रीशन कैसे कहते हैं, इसी चैप्टर में आ जाएगा, हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। एक्सक्रीशन होता है। जानदार वो चीजें हैं जो कि एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। क्या मतलब, एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे बॉडी के अंदर अभी एनर्जी न बने तो मैं यहाँ पे लिखने और पढ़ाने के काबिल नहीं रहूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सब एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। अगर एनर्जी इन पे कम पड़ जाए तो सेल फंक्शन छोड़ देगा। सो जानदार वो चीजें हैं जो कि एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अगर आपको लिविंग थिंग्स के बारे में ना पता हो कि लिविंग थिंग्स क्या है, तो लिविंग थिंग्स वो चीजें हैं जो ग्रोथ करते हैं, जो रिस्पायरेशन करते हैं, जो मूवमेंट्स करते हैं, जो एक्सक्रीशन करते हैं, जो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे, गौर से देखिए। जानदार 2 किस्म के सेल की बुनियाद पर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और एक और भी है कॉलोनियल। तो हम जस्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ये सेल हैं और ये सेल जो है दोस्तों ये लिविंग है। क्या है, ये लिविंग है, बहुत खुश है क्योंकि ये जिंदा है। अब गौर से देखिए ये क्यों जिंदा है। इस सेल के अंदर एक अहम प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। इस रिस्पायरेशन के थ्रू क्या होता है, इस रिस्पायरेशन के थ्रू इस सेल को जो चीज मिलती है उसे हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है, एनर्जी कहते हैं। अब गौर से देखें, अगर इस सेल के अंदर रिस्पायरेशन ना हो तो क्या होगा, एनर्जी नहीं होगी। तो अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम फिर इस सेल को लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि एनर्जी बंद होने के बाद, रिस्पायरेशन बंद होने के बाद कुछ देर के बाद ये सेल जो है फंक्शन छोड़ देगा। तो जब फंक्शन छोड़ देगा तो हम इसे फिर तो हम लिविंग सेल नहीं कहते, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए
क्या किस चीज की जरूरत होती है? जिंदा रहने के लिए रिस्पायरेशन की जरूरत होती है। जो भी जानदार है अगर वो लिविंग है तो उनके बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा इन्हें एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, अब गौर से देखें, रिस्पायरेशन का जो रिएक्शन है, मैं यहाँ बहुत छोटा छोटा लिखता हूँ। देखिए रिस्पायरेशन में होता क्या है, C6H12O6 को हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्या, किस चीज की मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। ये एक बैलेंस रिएक्शन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। C6H12O6 को हम ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है। तो देखिए C6H12O6 जब ऑक्सीजन से मिल जाएगा तो ये बना देगा, क्या बना देगा? CO2 प्लस H2O, और साथ साथ में जो हमें दरकार है, जो बहुत अहम है, वो है ATP, जो कि है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ये देखिए एनर्जी ATP की फॉर्म के मिलता है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। गौर से देखिए, अगर ऑक्सीजन न हो दोस्तों तो क्या ग्लूकोज ब्रेक होगा, एनर्जी दे देगा? नहीं। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? नहीं। तो ऑक्सीजन किस चीज के लिए जरूरी है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? चले बताएं आप। ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो दोस्तों तो क्या नहीं होगा? रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस दौरान हमें कोई एटीपी यानी कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आइए देखते हैं, ये एक सेल है, आप कंसिडर करें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसके इर्द गिर्द क्या है? इसके इर्द गिर्द है इसका एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, इसके इर्द गिर्द है इसका एनवायरनमेंट। तो देखिए ऑक्सीजन कहाँ से आ गई इस सेल के अंदर? आप लोग बताएं। एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से क्या आ गई? ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को यहाँ पे जिस सेल में जितने भी ग्लूकोज थे, एंजाइम्स की मदद से उस ग्लूकोज, एंजाइम्स और ऑक्सीजन की मदद से उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो गई, और क्या प्रोड्यूस हुआ? एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब इसी दौरान एक और नुकसानदेह गैस, जो कि वेस्ट गैस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेस्ट गैस, ये भी पैदा हुआ। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो खुदा न खास्ता उस सेल में एसिडिटी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? एसिड मीडियम बढ़ती है। इस एसिड मीडियम की वजह से सेल का जो नेचर है वो खराब होता है। तो क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सेल से या ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर आ जाता है, जिसे हम एनवायरनमेंट में कहते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में और एनवायरनमेंट के दरमियान क्या होता है? ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर होकर एनवायरनमेंट में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ मैंने लिखा है क्यों होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्यों होते हैं? देखिए दोस्तों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादातर कहाँ पे होता है दोस्तों? एनवायरनमेंट में होता है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, किस चीज की? कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर तैयार होते हैं। और से देखिए ऑक्सीजन किस चीज के लिए जरूरी था? ऑक्सीजन जरूरी था यस रिस्पायरेशन के लिए। अगर रिस्पायरेशन ना हो तो क्या नहीं होगी? रिस्पायरेशन किस लिए जरूरी है? एनर्जी के लिए जरूरी है। और एनर्जी किस लिए जरूरी है? जितने भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, जितने भी बॉडी में काम होते हैं, इन सब कामों के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब तो देखिए अगर एनर्जी ना हो तो क्या नहीं होगा दोस्तों? फंक्शंस नहीं होंगे। फंक्शंस यानी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी। अगर एनर्जी ना हो तो फंक्शंस नहीं होंगे। अगर फंक्शन ना हो तो टिश्यू या सेल काम छोड़ देगा।
ठीक है, यहां देखें, अगर रिस्पायरेशन ना हो तो एनर्जी ना होगी, और अगर ऑक्सीजन ना हो तो रिस्पायरेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि रिस्पायरेशन के लिए, यानी लास्ट में मैं कहूंगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत, क्योंकि ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करके हमें एनर्जी देता है। अब यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि सेल के अंदर बन जाएगा, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो सेल के अंदर एसिडिटी बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं लिखता हूं यहां, हाइपर अगर हो जाए, अगर हद से बढ़ जाए तो क्या काज करेगा? एसिडिटी काज करेगा, और इस एसिडिटी की वजह से सेल्स को नुकसान होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में नुकसान होंगे। तो क्या करें? इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर निकालना है और इस ऑक्सीजन को इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ले जाना है। किस प्रोसेस के लिए? ताकि रिस्पायरेशन हो, ताकि एनर्जी हासिल हो, ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शन कर सके। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों होते हैं? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी दरकार होती है काम करने के लिए, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करने के लिए एनर्जी दरकार होती है। तो इस एनर्जी को हासिल करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में होता है, तो एनवायरनमेंट से ये ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आ जाएगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब रिस्पायरेशन हो तो इसके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, एसिड मीडियम पैदा करेगा। तो हम क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गैसियस एक्सचेंज क्यों होती है? सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूंगा, बहुत आसान अल्फाज में, गैसियस एक्सचेंज क्यों होती है? जिंदा रहने के लिए। राइट, लेट मी राइट हियर, जिंदा रहने के लिए क्या होती है? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो जिंदगी के लिए और जिंदा रहने के लिए और नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एक प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन, और इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो गैसियस एक्सचेंज क्यों जरूरी है? जिंदा रहने के लिए गैसियस एक्सचेंज बहुत इंतहाई ज़रूरी होती है। दोस्तों, मैं बातों को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आप सब लोगों को एक एक वर्ड की समझ आ जाए, और उस एक वर्ड के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, तो आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि जिंदा रहने के लिए, आपने इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि ये इन कामों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि गैसियस एक्सचेंज क्यों होता है। अब हम बात करते हैं कि, लेट मी इरेज हियर, इस जगह को मैं इरेज करता हूं, और एक और बात मैं यहां लिखने चाहता हूं कि गैसियस एक्सचेंज जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है। यस, एक्सचेंज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और से देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक सेल मेम्ब्रेन को बनाऊंगा। चले हम बहुत सिंपल सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो कि आप सबको पता है कि एक लिपिड बायलेयर है। अगर नहीं पता हो तो इंशाल्लाह क्लास 9th के सेल स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह मैं इसको भी बहुत आसान तरीके से आप सबको पेश करूंगा ताकि आपको समझने में कोई दुश्वारी ना हो। देखिए दोस्तों, ये है आउटसाइड एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल, और ये है इनसाइड सेल। क्या है? इनसाइड द सेल। तो हमने क्या करना है कि इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने गैसेस को एक्सचेंज करना है। दोस्तों देखिए, गैसेस एक्सचेंज थ्रू सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है? इट अकर्स थ्रू, गैसेस एक्सचेंज थ्रू सेल मेम्ब्रेन अकर्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, अकर्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में आप लोगों को बताऊंगा। along concentration gradient, along concentration gradient, इस बात को समझते हैं क्या मतलब होता है। देखिए गौर से दोस्तों,
होता यह है कि आउटसाइड जो एनवायरनमेंट में है उसमें ऑक्सीजन की जो मकदार है वो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो, जो ऑक्सीजन की ग्रेडियंट होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। कहाँ पे? आउटसाइड में। आप सबको पता है कि डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं कहाँ से कहाँ। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। यहाँ पे जो गैसेस होते हैं पोजीशन ए में, फॉर एग्जांपल ये गैसेस है, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्प्रे किया है और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी मकदार, कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए कंसंट्रेशन क्या है? कम है। कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से टकरा के, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो किस तरफ मूवमेंट शुरू करेंगे? कम, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ खुद ब खुद। यहाँ मैं लिखता हूँ स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट शुरू करें। स्पॉन्टेनियसली से मुराद ये है कि हमने इनको जाने के लिए नहीं कहा है, ये खुद ब खुद ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ खुद ब खुद हरकत कर रहे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब अगर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो हम कहेंगे कि बात क्या होगी? बात ये होगी कि आउटसाइड जो एनवायरनमेंट में है ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन आउटसाइड से इनसाइड द सेल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन की मकदार कम होती है। जब ऑक्सीजन की मकदार सेल के अंदर कम है और सेल से बाहर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन आउटसाइड एनवायरनमेंट से डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम, जो कि स्पॉन्टेनियसली होता है खुद ब खुद, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो सेल के अंदर ज़्यादा होती है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होता है? ज़्यादातर सेल के अंदर। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो माहौल में है वो कम है, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से एनवायरनमेंट की तरफ जाने की कोशिश करेगा थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मुराद ये है कि जिस जगह पे ज़्यादा हो उस ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ मूवमेंट करें। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर से बाहर चला गया। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर चला गया। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट। अब एक और बात जो कि समझना इंतहाई ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए किस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, यानी वो क्या है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आसानी ले आते हैं, राइट। तो कौन से कंडीशंस है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? राइट हियर, कंडीशंस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन से कंडीशंस है जिसकी वजह से गैसेस तबादले, गैसों के तबादले पर असर पड़ती है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्पीड अप होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आहिस्ता होती है। तो कौन से चीजें हैं? नंबर 1 जो है दोस्तों, नंबर 1 वो है, हमें दरकार है मॉइस्ट एनवायरनमेंट। मॉइस्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में थोड़ी सी नमी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखें, यहाँ अगर हम देखें तो आउटसाइड सेल के बाहर जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, राइट। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन के कोर में क्या है? लिपिड्स हैं।
क्या है दोस्तों, लिपिड्स। यहाँ पे पानी फ्लूइड्स है, यहाँ पे भी फ्लूइड्स है, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड्स होते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है वो एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, ठीक है। मॉइस्ट एनवायरनमेंट में गैसेस जो है वो क्या हम कहते हैं कि हल हो जाते हैं। गैसेस जो जब हल हो जाते हैं तो वो मूवमेंट आसानी से करते हैं, ठीक है। तो आसान मूवमेंट यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सबसे अहम बात क्या है कि एनवायरनमेंट मॉइस्ट हो। ये बात इंतहाई अहम है। दूसरी बात सर कि जिस मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, ये मेम्ब्रेन अगर थिन हो, थिन मेम्ब्रेन हो तो मूवमेंट आसानी से होते हैं। थिन मेम्ब्रेन अगर हो तो मूवमेंट क्या होंगे, आसानी से होंगे। तीसरी बात क्या जरूरी है कि जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए, परमिएबल मेम्ब्रेन हो। और से देखें, परमिएबल से मुराद ये है कि ये मॉलिक्यूल्स को जाने दे, फ्रीली जाने दे। इसमें बहुत रास्ते हो मॉलिक्यूल्स के लिए ताकि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर चले जाए। अब अगर मैं कहूँ, अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि इस मार्कर के थ्रू गैस यहाँ से अंदर जाके यहाँ से निकल सकता है, नो, क्योंकि मार्कर जो है वो परमिएबल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इस कपड़े के थ्रू जो मैंने पहने हैं, इस कपड़े के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यस करते हैं, क्योंकि इस कपड़े में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि परमिएबिलिटी होनी चाहिए, जो कि इजाज़त देनी चाहिए गैसों को मुख्तलिफ रास्तों के थ्रू कि ये मूवमेंट करे। चौथी बात क्या होनी चाहिए, अगर आप कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस तेजी से हो तो लार्ज सरफेस एरिया दरकार होती है, लार्ज सरफेस एरिया दरकार होती है। अब देखिए यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है जिसकी डायमीटर जिसका वॉल्यूम ये है, तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। कितने एक्सचेंज, यहाँ तक, हद क्या है, यहाँ तक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते रहेंगे, इससे ऊपर नहीं होते, इससे नीचे नहीं होते। और एक दूसरा मेम्ब्रेन है दोस्तों, एक दूसरा मेम्ब्रेन है जिसकी डायमीटर ये है। तो देखिए यहाँ पे अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे तो कितने ज्यादा गैसेस आए जाएंगे या कम, तो हम कहते हैं बहुत से गैसेस, यानी एक्सचेंज तेजी से होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तेजी से होंगे और ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होंगे, यहाँ पे कम होंगे। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से और तेजी से होंगे, अगर सरफेस एरिया कम हो तो एक्सचेंज में थोड़ी दुश्वारी होगी। पांचवी बात जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए जरूरी है वो है ग्रेटर कंसंट्रेशन। क्या दोस्तों, ग्रेटर कंसंट्रेशन। अब गौर से देखिए, इस बात को समझिए। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा न हो और सेल के अंदर कम न हो तो ऑक्सीजन कभी भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 20 है मिसाल के तौर पर, और यहाँ पे 1 है, राइट, 1। तो यहाँ पे ज्यादा है, आउटसाइड ज्यादा है या इनसाइड, आउटसाइड ज्यादा है। तो आउटसाइड कंसंट्रेशन क्या है, ग्रेटर है, तो डिफ्यूजन जल्दी जल्दी होगी। अगर यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 मॉलिक्यूल्स है तो कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो एक्सचेंज थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ही से होगी। तो तेज एक्सचेंज के लिए कंसंट्रेशन का ज्यादा होना इंतहाई भी ये भी जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है, राइट। गैसियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। दूसरी एक आखिरी बात जो कि इंतहाई अहम है इस टॉपिक के बारे में, वो है कौन से जानदार में किन चीज, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं। मैं ये समझाता हूँ आप लोगों को कि किन ऑर्गन्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं जानदारों में। ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंज, राइट, ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इस बात को समझते हैं कि जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं तो मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिनसे जानदार एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि एनिमल्स है उनमें दोस्तों लंग्स होते हैं, लंग्स, और इन लंग्स में एल्व्यूलाई होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई।
राइट। सो हम में अभी अगर मेरी बॉडी में देखें तो मेरे बॉडी में ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस एक्सचेंज में मुब्तला है, वो है लंग्स। किडनीज के थ्रू तो नहीं होते ना, लीवर के थ्रू तो नहीं होते हैं, तो लंग्स हमारे बॉडी के अंदर, यानी बहुत से जानदार है जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के थ्रू होते हैं। बहुत से जानदार है दोस्तों जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्किन के थ्रू भी होते हैं, तो ये स्किन भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद देती है। बहुत से जानदार होते हैं जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोस्तों गिल्स के थ्रू होते हैं, लेकिन जो जो आप फिश देखते हैं, फिशेस और ये इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस गिल्स के थ्रू होते हैं। बहुत से जानदार होते हैं, यानी जो हम कहेंगे प्लांट्स जो हैं, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है दोस्तों स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, और इन्हीं प्लांट्स में लेंटिसल्स के थ्रू भी होते हैं, लेंटिसल्स के थ्रू भी होते हैं। और बहुत से इंसेक्ट्स है दोस्तों, इंसेक्ट्स में स्पाइरिकल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, स्पाइरिकल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ये किन चीजों में होते हैं, इंसेक्ट्स में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस मुमकिन है, हो सकते हैं, तो कम से कम ये जो 5-6 ऑर्गन्स है, या हम सबको याद रहना चाहिए कि लंग्स है, स्किन है, गिल्स है, स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसल्स के थ्रू और स्पाइरिकल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो दोस्तों आज तक यही काफ़ी है, आज के लिए यही काफ़ी है। यूपी टीचिंग एकेडमी, जिनमें मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, क्लास 10th और क्लास 9th के। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें, आपको समझाए। बहुत मैं ऐसा नहीं करता कि जस्ट बुक से टॉपिक उठा के आप सबको पेश करता हूं, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोगों को दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को आगे जाने के लिए आसानी हो, ताकि आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री से थोड़ा प्यार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चले आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर लेक्चर पसंद आते हैं और पसंद आया हो ये लेक्चर, तो दोस्तों चैनल को शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।